आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम देश की राजनीति को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर बात करते हैं। ग्रामीण स्तर से आम जनमानस से लेकर देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की राय हम आपको दिखाते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ राधाचरण भाटी जी मौजूद हैं और गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष हैं, जो उनसे जानेंगे कि ग्रामीण स्तर पर किन किन समस्याओं का उन्होंने सामना किया। उन्होंने कुछ रिसर्च भी किए हैं। हम उनको पूरा एक्सप्लेन करके आज उन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किन किन समस्या का समाधान किस तरीके से वो चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है, गाँवों में जा कर के उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। मेरा अपना अनुभव रहा है कि मेरी आयु 72 वर्ष के करीब है और मैं बेशक बाहर सर्विस में भी रहा, लेकिन प्रतिदिन गांव आता रहा। तो गांव की हर समस्या से हमेशा रूबरू होते रहे। उनकी समस्याओं को हल करने का भी प्रयास समय समय पर हम करते रहे हैं। जैसे आपने एक आर्टिकल दिखाया 1990 का, तो उस टाइम क्या क्या समस्या मौजूद थी? गाँवों में हम लोगों ने अपने गांव में प्रयास किया, गांव की तरक्की हो, गांव के स्कूल ठीक हो, गांव में शिक्षा का प्रबंध हो, चिकित्सा का प्रबंध हो, आवागमन का, परिवहन का प्रबंध हो, ये सारी चीज़ें, गांव में खेल कूद का प्रबंध हो। हमने प्रयास किया करने का, लेकिन इसमें जो इतनी सारी समस्याएं ग्राम स्तर पर जो आती हैं वो केवल ग्रामीणों के कारण ही आती हैं। एक दूसरे से इतना ईर्ष्या भाव गाँवों में पैदा हो रहा है कि एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको 10 रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। गाँवों की समस्या गाँव वालों ने स्वयं पैदा की हैं, अन्यथा सरकार समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आती रही हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार है, और पैसा भी गाँवों के लिए आता है, लेकिन उसका भी उपयोग वहाँ नहीं हो पाता जहाँ उसका उपयोग होना चाहिए। और आपसी जो बैर भाव और लड़ाई झगड़े में वो जो विकास के कार्य हैं वो सारे पीछे छूट जाते हैं। जैसे 1990 में आप रिसर्च काफ़ी समय से कर रहे हैं ग्रामीण समस्याओं को लेकर, तो 1990 में आपने रिसर्च किया, उस टाइम की समस्या आपने मूल समस्या, जैसे एक दो समस्या होती है जो बहुत बड़ा इशू होता है, वो क्या क्या महसूस किया आपने? उस समय सबसे अधिक समस्या एक तो शिक्षा की थी, दूसरे चिकित्सा की थी, क्योंकि मैं तब तक ये जो छोटे छोटे गांवों में अब जो ये किए हैं आंगनवाड़ी और ये सारे कार्यकर्ता मेडिकल से जुड़े हुए, ये सारे नहीं थे। तब तो केवल सीधे सीधे कोई बीमार हो जाता था तो शहर में जा कर के उसका इलाज होता था, और शिक्षा के लिए भी स्कूल केवल सीधा सीधा दादरी में ही था। यहाँ आसपास के गांवों में या इधर जो 10-10 किलोमीटर तक कोई विद्यालय नहीं था। जैसे आईपा का जो मेन मकसद है, क्योंकि प्रोग्रेसिव करना, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण स्तर पर जो भी इश्यूज हैं या शहरी स्तर पर जो भी इश्यूज हैं, उन सबको लेकर हम प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं। तो आपने 90 या उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा होगा। अभी मौजूदा समय में किन किन समस्याओं का सामना हो रहा है ग्रामीण स्तर पर? ये जितनी भी समस्या हैं ग्रामीण स्तर पर, चाहे ये मुख्य समस्या यही हैं, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, आपसी लड़ाई झगड़े हैं। इन लड़ाई झगड़ों में इतना समय नष्ट हो जाता है कि तरक्की की बात सोच ही नहीं सकता। अब रोज़गार की भी एक समस्या पैदा होती जा रही है। पहले तो गाँवों में कृषि और दूध से जुड़ा हुआ उद्योग धंधे थे जिनसे हमारा काम चल जाता था। अब जैसे जैसे आवश्यकताएँ बढ़ी हैं, शिक्षा पर खर्च ज़्यादा हो रहा। पहले गाँवों में एक जैसे स्कूलों में सब लोग पढ़ते थे, चाहे शहर है गांव है, सब सरकारी विद्यालय होते थे। तो उसमें जो अपनी मेहनत के बल पे किसी गरीब का बेटा भी जो IAS भी बन सकता था और भी आगे निकल जाते थे। लेकिन आज जो शिक्षा भी 2 धड़ों में बट गई है। गाँवों में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है, विद्यालय समय पर खुलते नहीं, अध्यापक आते नहीं, अच्छे बच्चों का दाखिला भी नहीं हो रहा, सब शहरों में अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। यही हाल जो है चिकित्सा का है गाँवों में। जैसे शिक्षा की बात हो रही है अभी, तो आप प्रोग्रेसिव बदलाव क्या चाहते हैं कि इसका अगर ये समाधान हो तो और बेहतर हो सकता है? मैंने अपने एक लेख में 1990 में, जिसका आप चर्चा कर रहे थे, सारी समस्याओं पे ब्यौरेवार लिखा था कि अगर गांवों में स्कूल खुले हुए हैं, गांवों की समिति पहले तो बनती नहीं थी, लेकिन अब तो जो है पंचायतों में समिति भी बनती हैं, लेकिन वो काम नहीं करती समिति। विद्यालय समय पे खुलें, अध्यापक आएँ, पढ़ाई करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो पब्लिक स्कूलों में ना जा करके
सरकारी विद्यालयों में पढ़ें। इसकी समस्या का निदान गांव के लोग ही कर सकते हैं, न कि अधिकारी। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की योग्यता को लेकर आपका क्या कहना है? प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक योग्य हैं, लेकिन सरकार और गांवों का मूल रूप से जो गांवों के प्रधान हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है कि वो जाकर के अपने विद्यालय को देखें। शिक्षा समिति कागजों पे बनी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। जैसे आपने 1990 में समिति की मांग वगैरह आर्टिकल के माध्यम से आपने रखी होगी, उसके बाद समिति का गठन होना स्टार्ट हो गया, लेकिन आपका कहना है कि वो डीएक्टिवेट रहती है। हाँ, आज भी वो समिति काम तो करती नहीं है। प्रॉपर मॉनिटरिंग कौन करेगा उसकी? मॉनिटरिंग करने गांव के प्रधान को चाहिए, ये जो समिति बनी है उसको चाहिए। जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो विद्यालयों में जाएं, वो देखें दशा ठीक नहीं है समय पे विद्यालय। लेकिन प्रधान जी तो समिति में अपने फेवर के लोगों को रख देते हैं। नहीं, फेवर क्या प्रधान है? पहले तो गांवों में प्रधान ही वो नहीं बन पा रहे जिनको प्रधान बनना चाहिए, जो गांवों का विकास कर सकते हैं, जो अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर हटते हुए जा रहे हैं। चूँकि गांवों में चुनावों में अब हमारे यहाँ तो इतना भारी अपव्यय होता है, लाखों लाख रुपया खर्च होता है। कोई भला व्यक्ति क्यों अनावश्यक अपना पैसा बर्बाद करे? क्या कारण है कि योग्य लोग दूर हो जाते हैं मैदान से, और आप जो बता रहे हैं कि योग्य प्रॉपर जो नहीं आ पा रहे हैं प्रत्याशी बन के या चुन के, तो क्या कारण है ऐसा जो योग्य लोग बाहर हो जाते हैं चुनाव से? योग्य लोग इसलिए बाहर हो जाते हैं कि वो काम करना चाहते हैं, वो कोई पैसा नहीं खाएंगे, तो वो अपने घर से क्यों अनावश्यक पैसा खर्च करें? वो अपने बच्चों को क्यों लड़ाई झगड़े में जो इस तरह के लोग हैं, अगर जो पैसा भी खाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े में जिनको मज़ा आता है दो पक्षों को लड़ाना और उनसे फिर दलाली करना, पुलिस की दलाली, ये सारे काम ग्राम प्रधानों के अधिकांशतः ये काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का भी तो इसमें दोष है, क्योंकि जनता को अपने 2 महीने जैसे चुनाव का माहौल रहता है, तो उस समय जनता कहीं ना कहीं बहक जाती है, लोभ लालच में चली जाती है, क्योंकि जगह जगह दावतों का भी आयोजन होता है ग्रामीण स्तर पे। तो क्या इसमें जनता का कितना फॉल्ट है? देखिए, जो असली शिक्षा है उसको तो बेशक हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए कर लें। जो एक असली शिक्षा है, जो व्यक्ति का जो एक मानसिक विकास होता है, वो नहीं हो पा रहा। तो पढ़े लिखे भी यहाँ पर बेकार हैं सारे लोग, जो है उस दिशा में सोचते ही नहीं है कि आज हम अगर अच्छा व्यक्ति चुन लेंगे तो भविष्य में ये व्यक्ति हमारे बच्चों के लिए यहीं पर सारे प्रबंध कर देगा। खेलकूद का प्रबंध, लाइब्रेरी का प्रबंध, स्कूल का प्रबंध, चिकित्सा का प्रबंध, सारे प्रबंध ये कर देगा। उस तरफ जो उनकी सोच ही नहीं जाती, वो तो केवल तात्कालिक लाभ लेते हैं। बड़े पैमाने पर शराब चुनाव में इस्तेमाल की जाती है, अब तो पैसा भी इस्तेमाल होने लगा, वोट खरीदी जाने लगी, और भाई भतीजावाद, कुंबावाद, ये वाद वो वाद, इन वादों में जो अच्छे लोगों का चुनाव नहीं हो पाता। जैसे जनता का इसमें क्या दोष है? जनता को किस लेवल पे अवेयर होना पड़ेगा कि उन्हें एक सही प्रत्याशी चुनाव करने में इजी रहे? उसमें जहां उन लोगों को हम दोष देते हैं, दोष हम जैसे लोगों का भी है कि हम उनको समय समय पर ये गाइडेंस नहीं देते कि आप जब समय आए तो तब ये निर्णय करना। आज जिन समस्याओं से आप परेशान हो रहे हो, जिन समस्याओं को अब कहते हुए घूम रहे हो, इन समस्याओं को निदान 5 वर्ष बाद जब ये चुनाव होंगे तब होगा। लेकिन हम लोग भी जो एक तरह से जागरूक लोग हैं, वो भी उनसे तभी कहते हैं, 2-4 दिन में उनकी समझ में कुछ आता नहीं और वो बहक जाते हैं। क्योंकि एक सवाल मैं मिहिर भोज के मुद्दे पे करना चाहूँगा, क्योंकि आप गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष भी हैं मौजूदा समय में, कि मिहिर भोज का जो मुद्दा उठा, आगामी 2000 विधानसभा चुनाव इम्पोर्टेंट चुनाव है, मौजूदा समय में नागर जी यहाँ से विधायक हैं, तो वो कितना प्रभावित करेगा ये मुद्दा? इस समय ये मुद्दा जो जलवंत है और अभी मुद्दे को समाप्त नहीं किया गया, जैसे ही विरोधी दलों के लोग हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए सभी लोग करते हैं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं नहीं, दूसरे दलों के भी हैं, वो इस मुद्दे को सुलगाए हुए हैं और उसका नुकसान थोड़ा बहुत ज़रूर होगा। कितना होगा उसमें? क्या विधायक जी से इंडिविजुअली नाराजगी है या फिर पार्टी को लेकर नाराजगी मतदाताओं में? यहाँ स्थानीय स्तर पे तो सांसद हैं सुरेंद्र नागर जी, उनसे भी नाराज़गी है, तेजपाल नागर जी से भी नाराज़गी है, लेकिन पूरे
प्रदेश में नाराजगी और देश में नाराजगी जो भारतीय जनता पार्टी से हुई है लोगों को। तो इसमें चुनाव में 2000 विधानसभा जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उसे लेकर क्या ये नाराजगी वोटों में तब्दील हो पाएगी या फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन करके मैनेज कर लिया जाएगा? नहीं, कोशिश की जा रही है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। सन 91 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ के कार्य किया है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम इसके अध्यक्ष थे, हम ही इस कार्यक्रम को लेकर के आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की भी घोषणा करने वाले थे, लेकिन ये सारा कुछ गड़बड़ हो गया कुछ हमारे लोगों के द्वारा। इसमें जो आपने एक बात कही कि लड़ाई में कहीं ना कहीं शिक्षा पीछे रह जाती है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि ये मामला विवाद हुआ प्रतिमा को लेकर, तो एक विश्वविद्यालय की मांग को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया कि आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई किसी बिंदु पर मतभेद होता है आपसी, चाहे वो घर हो, परिवार हो, पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, मतभेद होता है तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ता है उस संगठन को। तो आप विधानसभा चुनाव में नागर जी के विकल्प में तौर में किसी को देखना चाहते हैं या देख रहे हैं? देखो, ये तो यहाँ बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, उनमें मैं भी सम्मिलित हो गया अब। तो इसलिए मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि उनके विकल्प के तौर पे मैं उसको देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। तो आपने टिकट की दावेदारी की है इस बार बीजेपी से? पार्टी जो भी तय करेगी, क्योंकि मैं 2 बार। तो फिर इस नाराजगी को आप जनता की को कैसे मैनेज करेंगे? अब जनता के पास जाएंगे, जनता को समझाएंगे। क्या समझाएंगे, क्या पॉलिसी? ये जो है ऊपरले स्तर से गड़बड़ इसमें नहीं हुई, ये तो हमारे कुछ लोगों ने एक दूसरे का कार्यक्रम खराब करने के लिए गड़बड़ की है। जैसे किसका? वो लोग जो पार्टी, सब कुछ वही लोग नहीं है। पार्टी तो यहाँ से लेके ऊपर तक है, ये एक मंडल अध्यक्ष से लेके नड्डा तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहाँ तक पार्टी है। एक छोटा कोई गड़बड़ कर दे तो ये सारी पार्टी को दोष छोड़ दिया जाता है। आपको कितनी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बीजेपी के ही पार्टियों के दावेदार विधायक के नहीं हैं, लेकिन सभी पार्टियों के मैंने यहाँ देखे हैं, जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए। काफ़ी लोगों की इच्छा है कि टिकट पाने की हर पार्टी से। तो आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? अब देखिए, तो पार्टी तय करती है। वैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ऐसा है मुझको कि मैं सन 91 से इस पार्टी से जुड़ा था। उससे पहले मैं जनता दल में रहा, चौधरी चरण सिंह के साथ बैठ करके हमने राजनीति की, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। मैं अखबार में लिखता था असली भारत में, और इतने संघर्ष हमने किए कि आप अगर मेरी इस पर नज़र डाल लोगे तो ये कहोगे कि आप ही होने चाहिए यहाँ के विधायक। मैंने चाहे भूमि अधिग्रहण है, चाहे यहाँ की। हमारी तो आपको शुभकामनाएं कि आपकी टिकट फाइनल हो, क्योंकि आप जैसा चाह रहे हैं। हमारी तो आपकी शुभकामनाएं आपके लिए। जैसे चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया आपने, तो कहीं ना कहीं किसानों से भी आप जुड़े रहे होंगे। तो जो मौजूदा सरकार ने जो कृषि कानून वापस लिए हैं, या जो कानून जो लेके आई थी गवर्नमेंट, तो इन दोनों में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? जो कानून गवर्नमेंट लेकर आई थी, मैं पार्टी में रहते हुए भी मैं इसका विरोधी था, और जो वापस लिया है बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या नुकसान थे जो लोगों को ये समझा नहीं पाए? क्योंकि पीएम ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। देखिए, अब जो फ़ायदे वो नहीं समझा पाए, वो जाने क्या फ़ायदे थे। लेकिन हमारी नज़र में जो था, एक यहाँ पर केवल एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने इस देश को गुलाम कर लिया था। यहाँ कृषि पे यहाँ ये जो कॉरपोरेट घराने हैं ये कब्जा कर लेते, और हमारे जो किसान हैं, जो आज मालिक हैं अपनी ज़मीनों के, वो मजदूर की तरह उनमें काम करते, जो हमको अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इसका विरोधी हूँ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो स्टोरेज वाला जो मामला है उसका क्या कहना है? स्टोरेज का भी ये था कि वो स्टोर करते सारी चीज़ों को और अपने मन माफिक जो मैं उन्हें निकाल के बेचते। काला बाजारी को इससे बढ़ावा मिलता, या इससे में जो महंगाई होती बहुत ज़्यादा, स्टॉक करके वो ब्लैक मार्केटिंग करते? बिल्कुल करते। अब ये जैसे कृषि कानून है, अब एमएसपी पर लेके लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आप आंदोलन में भी शामिल हुए थे क्या? नहीं, मैं इस आंदोलन में तो नहीं शामिल हुआ, लेकिन एमएसपी भी होना चाहिए। किसान कितनी मेहनत से रात के समय ट्यूबवेल पे, नहरों पे इतनी कष्ट कमाई से पैदा करता है, और उसको जब बाजार ले जाता है और उसको वो अपने हिसाब से मूल्य तय करते हैं। जबकि एक फैक्ट्री वाला छोटा सा एक बुल्ट बनाता है, उसकी कीमत खुद तय करता है। एमआरपी और एमएसपी में जो डिफरेंट है, जैसे एमआरपी तो है हर चीज़ की, लेकिन एमएसपी नहीं है। तो अभी सरकार ने क्या थोड़ा असंतोष
बताया है कि एमएसपी लागू नहीं की जा सकती है, लेकिन बॉर्डरों पर आज भी किसान मौजूद हैं। तो आप इसके फेवर में कि एमएसपी होनी चाहिए या फिर क्या एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ कि जो किसान की लागत लग रही है किसी चीज़ को पैदा करने में, उसके लाभ के साथ वो चीज़ बाज़ार में बिकनी चाहिए। अगर उसको व्यापारी नहीं खरीद रहा है तो सरकार अपने बड़े बड़े गोदाम बनाए, उसको रखे और जब आवश्यकता हो तब निकाल करके लोगों को दे। अभी सरकार ने एमएसपी तो तय कर रखी, लेकिन गारंटी नहीं है उस पर। गारंटी कुछ भी तो नहीं है। अब ये कीमतें तय होती हैं बाज़ार में। पिछली बार अभी गेहूं का मामला आया था, मुझे खुद वहाँ जाकर जाना पड़ा, वहाँ एसडीएम और ये सब कुछ बुलाए, मैंने डीएम तक को फ़ोन किया कि जब ये तो तय है हमारा कि भाई इस मूल्य पे इतना गेहूं लिया जाएगा, तो फिर आप जो 10 कुंटल की सीमा कैसे बांध रहे हैं? जब जितना गेहूँ किसान के पैदा हुआ, जिसके एक बीघे में इतने कुंटल होता है, ये आपने हिसाब लगाया तो पूरा का पूरा आप खरीदिए। जैसे हम इसी दादरी विधानसभा के एक गांव में थे, अंधपुर गांव में, तो वहाँ पे किसानों ने बताया कि उनका धान था, धान वो वहाँ मंडी लेके गए, मंडी से मॉइस्चर का इशू बता के उन्होंने वापस कर दिया। तो जो लोडिंग अनलोडिंग होती है, क्या फिर मजबूरी में किसान वहाँ पे जाके जो मिनिमम रेट होते हैं, जो सर्किल में जो उनका रैकेट बता रहे थे वो लोग, तो ऐसा भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, ये तो सब मिली भगत यहाँ चलती है खरीदारी में। जो व्यापारी हैं, जो आड़त वाले हैं, ये सारे लोग मिल लेते हैं, अब की बार तुम खरीद लो, अगली बार वो खरीद लें। कंपटीशन वाली चीज़ें नहीं होती। कंपटीशन हो तो किसान को अच्छा मूल्य मिले। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? मैं तो बिल्कुल किसानों के लिए इतना करूँगा, और गाँवों के स्कूलों के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, और गांवों में जो लड़ाई झगड़े आपस में होते हैं उन्हें बैठ करके वहाँ आपस में जो सुलझवाने के लिए किसानों का, चाहे पानी का वो है, नहरों का, चाहे ट्यूबवेलों का है, चाहे किसानों के ये अपना जैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें किसानों को मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती हैं। समय पर खाद नहीं मिलता है, बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने, अच्छा बीज नहीं मिलता है। इन सारी समस्याओं पर ही काम करने की ज़रूरत है यहाँ। और क्या काम करने की ज़रूरत है? फैक्ट्री तो फैक्ट्री वाले चला रहे हैं, उनमें जा कर के क्या करते हैं नेता? इनको तो खेत और खलियान देखना चाहिए, इनको तो गाँवों की समस्याएं देखनी चाहिए। गाँवों में छोटे छोटे झगड़े बहुत सारे लोगों की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। अगर वहाँ कोई कद्दावर समझदार व्यक्ति जा कर के बातचीत के द्वारा ख़त्म कराए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। एक पानी जरा सा इस नाली से नहीं जाने दूंगा, उसी पर आदमी मर जाते हैं गाँवों में। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष राधाचरण भाटी जी। इन्होंने अपनी गरीब किसान से लेकर और खेती किसानी और दो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बेबाकी से ग्रामीण स्तर की समस्याओं को रखा। आइपा को यूट्यूब, फेसबुक पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।